हमने यहाँ तक किया था? Yes, sir. इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. Yes, sir. Okay. So we will continue with our common forces जो हम पहले पढ़ रहे थे। अभी तक हम कौन-कौन सी पढ़ चुके हैं? Common forces. Gravitational force and non-gravitational, right? तो जो तीसरी जो हम common force पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं as tension. ठीक है? तो let's understand what is tension. बहुत ही simple सिस्टम है इसका। तो जो टेंशन जो फोर्स होती है, that is exerted by thread or rope. रोप या थ्रेड की फोर्स करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये फैन। ठीक है, इस फैन में ये आपको तो धागा इसका काम क्या है? क्या हेल्प करता है? वो नॉब को घुमाने के काम आता है। ठीक है, मैं वैसे तो अब अगर यहाँ लगा होता नॉब तो सीधा भी घुमा सकता था हाथ से। तो ये थ्रेड क्या हेल्प कर रहा है? मतलब मैं इनडायरेक्टली इस पे फोर्स लगा पा रहा हूँ नॉब पे। क्या ये थ्रेड अभी फोर्स कब लगाएगा? ये महसूस पा रहे? ये है पहली बात टेंशन फोर्स से रिलेटेड। टेंशन फोर्स सिर्फ एक हुआ अगर एक लूज थ्रेड ऐसे लटक रहा है तो वो कोई फोर्स नहीं लगा सकता। ये सोचो एक बार, ये बात विजुअलाइज होती है, इमेजिन होती है। ये टेंशन फोर्स खिंचा हुआ थ्रेड ही लगा सकता है। ठीक है, ये पहला। दूसरा पॉइंट, ध्यान से बच्चों सोचो, ये पुश फोर्स है या पुल फोर्स? पुल है ना? ये इसे खींच सकते हैं, अगर ऐसे पुश करूंगा तो पॉजिटिव फोर्स से बात समझ आ रही है? यस सर। तो इट इज अ पुल फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन वाज अ पुश फोर्स, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अ पुल फोर्स। अगेन वही, अगर वही हम डोर वाला एग्जांपल सोचें तो अगर इस डोर को मैंने पुल करना है तो मैं धागा बांध के इसको पुल कर सकता हूं, पुश तो नहीं कर सकता। तो ये हमेशा एक पुल फोर्स है। तीसरी बात, इसकी डायरेक्शन, जैसे हम नॉर्मल रिएक्शन में कहते थे कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉमन ग्रेविटी। इसकी डायरेक्शन क्या लगता है क्या होगा? अलोंग द थ्रेड। जिधर को भी थ्रेड होगा ये फोर्स उधर पे लग जाएगी। अगर आप ऐसे सोचो, अगर मैंने एक सैंडल से धागा बांध के ऐसे खींच रहा हूं तो उस सैंडल को उधर कोई फोर्स लग जाएगी। अगर मैंने धागा ऊपर रख के ऐसे खींच रहा हूं तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं। तो ये फोर्स जो लगनी है वो हमेशा अलोंग द थ्रेड ही लगती है। क्या ये बात समझ आई बच्चों? मेरी बात है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, ये कब लगेगी फोर्स? जैसे नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन क्या थी? कांटेक्ट। इस फोर्स की कंडीशन क्या है? सिर्फ थ्रेड नहीं, खींचो थ्रेड, है ना? सिर्फ थ्रेड लगा के नहीं लगेगी, थ्रेड को खींचना भी है। टॉट थ्रेड, जो खींचे हुए को जो टेक्निकल टर्म होती है उसको कहते हैं टॉट, TOT। ठीक है, फिर किस टाइप की फोर्स है? पुश या पुल? तीसरा, किस तरफ को लगेगी? राइट। अच्छा, इसका रीजन क्या होगा बच्चों? जैसा हम कह रहे हैं कि ये ड्राइव फोर्स है, तो इसका अंडरलाइंग रीजन क्या होगा? क्यों लगती होगी ये फोर्स? जैसे हमने नॉर्मल रिएक्शन का समझा था, इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ऐसे ही इसका क्या रीजन होगा? हाँ, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा बच्चों एक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस? क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? ठीक है, तो हर बॉडी की एक अपनी नेचुरल शेप है। जब हम थ्रेड को खींच रहे हैं, हम उसको उस शेप से एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो वापस अपनी शेप में जाना चाहते हैं, तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है।
तो इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, वो इंस्टेंट को पुल कर, ठीक है। आपकी बात समझ रहे हो बच्चों? जैसे जब मैंने थ्रेड को खींचा ऐसे, तो एक बार ध्यान से सोचते हैं, थ्रेड नॉब पे किधर को फोर्स लगा रहा हूं, एट मतलब इस पोजीशन ऊपर नीचे पुल कर रहा है ना थ्रेड, थ्रेड अपनी तरफ को खींचेगा, तो इस नॉब पे जो भी अंदर होगा वहां पे फोर्स किधर को लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही होगी। ये बात समझ आती है? क्या ये थ्रेड मेरे हाथ पे भी कोई फोर्स लगा रहा हो? बाय थर्ड लॉ, अगर मैं थ्रेड पे फोर्स लगा रहा हूं तो थ्रेड भी मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है। अब दो तरीके से समझते हैं, मैं थ्रेड पे किधर को फोर्स लगा रहा हूं, नीचे, तो थ्रेड मेरे हाथ पे किधर को एक तरीका तो ये है समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूं, थ्रेड किसी भी बॉडी पे कैसी फोर्स लगाता है, फुल फोर्स। तो अगर थ्रेड ने मेरे हैंड पे फुल फोर्स लगा ली तो किधर को लगाया, ऊपर को लगाया। अगर थ्रेड ने मेरे हैंड को पुल करना है ऊपर को फोर्स लगाएगा, तो ये पुल से हमेशा आपको डायरेक्शन का क्लियर हो गई बात? कुछ लेते हैं। क्लियर बच्चों? एग्जांपल लेते हैं। चलो बच्चों, ये सिचुएशन, पर्सन ऑफ मास कैपिटल, ठीक है, वो ग्राउंड पे खड़ा है, एक ब्लॉक पड़ा है वहां फॉलन का, वो भी ग्राउंड पे, पर्सन उस ब्लॉक को खींच रहा है, मतलब सिर्फ राइट से। तो आपने जो पर्सन का अलग फिगर बना के उस पे सारी फोर्सेस दिखानी, ब्लॉक का अलग फिगर बना के उस पे सारी।
pretty easy. जो मैन है इस पे कौन सी फोर्स लगेगा एनडी ग्राउंडेड कांटेक्ट में है मतलब इसका सीक्वेंस में फोर्सेस पड़ी है ना ड्रॉ की सीक्वेंस में सबसे पहले तो ग्रेविटी लगनी है फिर क्या सोचो किसके कांटेक्ट में ठीक है और थ्रेड उसको खींचेगा तो किधर को तो जो एक कंफ्यूज मत होना थोड़ी सी कंफ्यूजन में राइज हो सकती है कि आपको लगे कि थ्रेड के कांटेक्ट में फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है तो अलग से नहीं आता वो टेंशन नहीं आता जो फिर हम एक ही फोर्स से पहले दिस इज क्लियर ये क्लियर करेगा ब्लॉक का mg and dash mg का इस तरह हो सकता है और इसको भी थ्रेड को करना ये वाला जो t सेम होना चाहिए या अलग होना चाहिए अभी के लिए हम देखते हैं इसके लिए क्या होता है बच्चों जो एक मासलेस थ्रेड होता है ये थ्रेड और हल्का होता है अगर उसको हम अप्रोक्सीमेटली मासलेस ही मानते हैं तो ऐसा होता है ये टेंशन उसमें से ठीक है देख लेते हैं वो ये सबको समझ आ गया सबने ऐसे ही बनाया था ये बताओ बच्चों ध्यान से क्या ये दोनों फोर्सेस मतलब ये वो एक्शन रिएक्शन पे रहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ वाली No, sir. तो ध्यान से Yes. yes हाँ इन दोनों में से क्या और पर सोचना कुछ इन दोनों में से क्या yes right रिवाइज करो कर लो क्या था if A exerts some force on body B then B will also exert equal amount of force on body A अब सोचो क्या ये फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है यस वो तो कोई और भी हो सकती है जरूरी थोड़ी है मतलब क्या ये थर्ड लॉ वाली फोर्स है ये है हाँ ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली फोर्सेस नहीं लगा रहे अगर मुझे एक्शन रिएक्शन बनाना होता तो वो कैसे बनता मैं ये कहता मैन ने थ्रेड पे फोर्स लगाई थ्रेड मैन पे लगाई है ना ऐसे ही ब्लॉक ने थ्रेड ने ब्लॉक पे फोर्स लगाई तो ब्लॉक थ्रेड पे समझ आया इनफैक्ट अगर हम इसी फिगर में मतलब अगर हम सोचेंगे हमें थ्रेड के ऊपर भी दिखानी है अलग से फोर्सेस तो वो कौन सी होंगी थ्रेड के ऊपर इधर को टेंशन टी और इधर को भी टेंशन टी ये कौन लगा रहा है मैन लगा रहा है ये कौन लगा रहा है हाँ ये वाला टी और ये वाला टी ये एक्शन रिएक्शन क्यों ये एक दूसरे के ऊपर लगा बात समझ आई जस्ट बिकॉज ये इक्वल एंड ऑपोजिट है डज नॉट मीन कि एक्शन रिएक्शन वो तो एक दूसरे पे फोर्स लगा ही नहीं रहे मैन और ब्लॉक डायरेक्टली तो नहीं फोर्स लगा रहे ना क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों Yes, sir. कहाँ है इस ब्लॉक पे फोर्सेस बैलेंस थोड़ी होगी ब्लॉक पे तो सिर्फ फोर्स ही है कुछ थ्रेड के ना हम आगे जाके देखेंगे कि बहुत सारे केसेस बनते हैं कब टेंशन सेम है कब नहीं है फिलहाल स्टार्टिंग हमारी यहाँ से है कि मासलेस स्ट्रिंग लोगे या स्ट्रिंग एट रेस्ट लोगे तब उसमें टेंशन सेम
सपोज ये सारी बातें समझ आ गई है ना, 2-3 चीजें इसमें कवर करनी हमने। एक तो जो ये सारी फोर्सेस का ना, एक ये बात रिएक्शन फोर्स नहीं है वो, है ना, वो अलग है, और एक की कब टेंशन से होएगी वो मैं बता सकता हूं। बढ़े आगे। हाँ अभी तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो मास्टर्स भी है ना, अभी उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अभी हम सिर्फ फोर्सेस आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, अब उस पर अभी आगे आएंगे कि फोर्सेस लगने से क्या होता है, कैसे होता है, तो अभी आएगा समझ, राइट। ये ट्राई करो। अच्छा जो इनडाइरेक्ट क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने तो लिख दिया कि मार्क्सलेस है, अगर कुछ नाम मेंशन हो तो भी आपने मार्क्सलेस में, इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये बताया हुआ है कि m1 नीचे को जा रहा है, m2 ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगेन वही सेपरेट फिगर बना के फोर्सेस शो करो। हाँ जी हो गया, बहुत आसान था ये, यानी आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए बोला था मैंने कि हाँ ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, चेक ने तो पुल ही करना है ना, तो कैसे लगेगी कोशिश, अगर इसका बनाएंगे तो क्या होगा, m1 जी नीचे टेंशन ऊपर, इसका बनाएंगे तो नीचे टेंशन, इट डज नॉट मैटर ब्लॉक्स कहां को जा रहे हैं, थ्रेड ऑलवेज पुल्स, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन किसी को, तो सिंपल ऐसे करना है। क्लियर ऑल, ओके। तो ये अभी तक हम जो कर रहे थे, ठीक है, समझो बात को, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि ऐसे अलग फिगर बनाओ, हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सोचो इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों फिगर से, ये थी एक्चुअल सिचुएशन, जो भी एक्चुअल था, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बॉडी को अलग कर दिया, हमने बॉडी को उसके सराउंडिंग से अलग कर दिया, लेकिन सराउंडिंग्स के कारण जो भी फोर्सेस लग रही थी वो सारी शो करती, यही कर रहे हैं ना हम बार बार भाई। ये जो मास m1 है इसके सराउंडिंग्स में क्या कुछ है, इसके सराउंडिंग्स में अर्थ है जो देख नहीं रही है लेकिन हमें पता है कि वो है, और ये थ्रेड है, इसके सराउंडिंग में हो सकता है कभी वो किसी से टच कर रहा हो,
यही होता है हमेशा। तो हम क्या कर रहे हैं बार बार, हम किसी भी बॉडी को उसके सराउंडिंग से अलग करके, पर जो सारी फोर्सेस सराउंडिंग से लग रही हैं हम उसको show, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एज फ्री बॉडी डायग्राम। ये नाम कैसे चला, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री, पहले बॉडी को उसके सराउंडिंग से फ्री कर, लेकिन सराउंडिंग्स की सारी फोर्सेस शो। तो जो अभी तक आप ये सारे फिगर्स बनाते जा रहे थे ना, जो मैं आपको अभी तक बिना नाम दिए कह रहा था कि बॉडी को अलग करके बना दो, तो आप वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो सबको आता है बनाना, कुछ नहीं है, बस एक ध्यान रखना बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए कि मतलब ना, जैसे बॉडी जिस तरह की दिखाई गई है हमेशा वैसे ही बनाओ। मतलब अगर फिगर में बॉडी टेढ़ी है तो आप भी अपने डायग्राम में उसको टेढ़ा ही दिखाओ, मतलब खुद से कोई डायरेक्शन वगैरह चेंज ना करो, बाकी तो सारा आपको पता है। सबको समझ आ गया क्या है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो क्या लगता है आपको फ्री बॉडी डायग्राम से क्या फायदा होता है? सारी फोर्सेस शो हो जाती है। अगर मैंने एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया तो उससे क्या फायदा होगा, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस आ रही है। याद है हमने यही से बात शुरू की थी ना कि भाई हमें पता चलना चाहिए कि एक बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगी, वो हमें फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलेगा। एक बार पता चलना शुरू हो गया फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर हम देखेंगे हम फोर्सेस का इफेक्ट क्या है, मतलब मुझे कितनी एक्सेलरेशन। अब हमने फर्स्ट स्टेप सीख लिया, हमें बॉडी के ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं ये देखना शुरू। इज दिस थिंग क्लियर? तो इसका फायदा ये हो जाता है ना, आप सोचो बच्चों कि अब आपको और कुछ सोचना ही नहीं है ना, आपको क्लियरली पता है कि इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस है, हर जो भी इसके आसपास था सबके। इज दिस थिंग क्लियर ऑल? तो क्या करना है बस फ्री बॉडी डायग्राम में, आइसोलेट बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग्स, ड्रॉ ऑल फोर्सेस फ्रॉम सराउंडिंग्स। डन। तो एक एग्जांपल और करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का, और क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये मास एम ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे एक थ्रेड की हेल्प से लटक रहा है। मास एम का एफबीडी बना के दिखा दो।
आओ जाओ, कर लिया सबने? Yes, sir. कैसा बनेगा इसमें? देखो अभी तक भी हम जो कर ही रहे थे ये कि सबसे पहले तो मास m को mg सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल along the thread, right? कोई भी मतलब किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन प्लीज आस्क। क्लियर? अच्छा मुझे ये ट्राई करना है, एक जो अभी हमने ऊपर किया था क्वेश्चन, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं सरफेस? ये भी ऊपर एक थ्रेडिंग जो लटका हुआ है, इस पुली का फिगर डायग्राम बनाओ। पुली का मास 50 m अज्यूम कर लो। आगे बताओ कैसा बनेगा इस केस में? उसका एमजी और उसको लेफ्ट साइड से थ्रेड खींच रहा है, टेंशन टी, उसको राइट साइड से थ्रेड खींच रहा है, सेम टेंशन टी। अभी जैसा मैंने देखा कुछ लोगों ने तो इस साइड पे निकाला था, बीच में निकाल दिया,
जहां लग रही है वही दिखा रही है फोर्स समेशन। कुछ लोगों ने इसको ऊपर को दिखा दिया था, उन कुछ लोगों ने सिर्फ एक तरफ दिखा दिया था, फिर दोनों तरफ ही थ्रेड है और इसके सेंटर पे थ्रेड है, वो क्या करेगा, बिल्कुल करेगा। बट आप एक बात समझो बच्चों, ये तो एक ही थ्रेड है, इसमें तो टेंशन टी सेम होनी थी, लेकिन ये थ्रेड तो अलग है, इसमें हम कुछ भी टी डैश कहते हैं। तो ये है वीडियो। हाँ, एक माइंड में डाउट आ सकता है कि थ्रेड ऊपर वाली सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि थ्रेड हैंड पे नॉर्मल लगाएगा। तो बेसिकली एक जो बात का चाहे लिख ही लो कि हम थ्रेड के कारण ना कभी नॉर्मल नहीं दिखाते, जो उसकी फोर्स होती है ना वो टेंशन में ही अपने आप एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, ये दिखा के अपने आप वो टेंशन में ही आ जाता है। सबको वो फिगर समझ आ गया बच्चों? मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करता, तो मैं अगर थ्रेड के छोटे छोटे कंपोनेंट्स लेता, तो ये कंपोनेंट ऐसे कांटेक्ट में है तो वो ऐसे नॉर्मल लगा रहा होता, ऊपर वाला ऐसे लगा रहा होता, ये ऐसे लगा रहा होता, ये सारे ऐसे ऐसे लगा रहे होते नॉर्मल, समझ रहे हो? बट ये जो हमने टी और टी दिखाया है, ये सबका रिजल्टेंट ही अब ऐसे में, तो मैं इनको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? तो सबके क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, एफबीडीज की तो अभी आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब क्योंकि बेसिकली हम हर चैप्टर में एफबीडी बना रहे होते हैं, ये भी उतना ही बेसिक है जितना मैं आपको वेक्टर्स कहता होता हूँ, क्योंकि कुछ भी करना है उसके लिए आगे आपको एफबीडी बना के ही बढ़ना पड़ता है। ओके, तो बच्चों जैसे कि हम बात कर रहे थे, अब हमने ये सीख लिया है कि मतलब हमें पता चल जाता है आपके बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस, इट इज द कॉमन वंस, राइट? हो सकता है कुछ और भी होती होंगी, जैसे कि फोर्सेस की अभी हमने बात नहीं की, फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल, कुछ फोर्सेस का तो हमें अभी आइडिया लगना शुरू हो गया है ना। तो mg नॉर्मल एंड टेंशन, जिससे हमारे काफी हद तक केसेस कवर हो जाते हैं, राइट? जैसे कुछ एग्जांपल ले, मान लो ये बोर्ड है ना, अगर हम इस बोर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम इमेजिन करें, इससे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, mg और वो जहां से भी टच कर रहे हैं उन सब का नॉर्मल लगा। ये बता पाना भी मुश्किल है कि वो कहां कहां से टच कर रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे भी कोई हुक्स का लगा हुआ है, जहां जहां पे भी कुछ हुक्स लगे होंगे सबसे कुछ ना कुछ नॉर्मल आ रहा होगा, और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं, सिर्फ mg और नॉर्मल ही। ये बात समझ आती है? आप जैसे भी बैठे हो, आप पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, mg नॉर्मल, और आपके पैर अगर जमीन पे है तो जमीन से आपके पैरों पर नॉर्मल लग रहे हैं, और आपकी लेग्स पे जो ये बेंच है उधर से नॉर्मल लग रहा है, और आपके हैंड्स पे अगर आप टेबल पे अपने हाथ रखे हुए हैं तो आपके हैंड्स पे टेबल से नॉर्मल है, समझ लो? ठीक, तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ये देखेंगे कि जब एक बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही होती हैं तो उसके कारण क्या होता है, ठीक है? यस, वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये भी फोर्स लगा रही है, बट बहुत कम होता है, इसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? लाइट रेज भी कुछ फोर्स लगाती है, तो वैसे उस बॉडी पे
मतलब नॉर्मल इज perpendicular to the surface so towards the center तो नॉर्मल था ठीक है तो फोर्सेस का एक बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन लॉ ठीक है जहां पे न्यूटन थर्ड लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब हम बाकी दो लॉ पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ तो जो याद करो क्या होता है क्या होता है और फर्दर तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ये बात करता है एक्चुअली अगर हम ध्यान से सोचें तो ये बात करता है सबसे पहले कि अगर कोई फोर्स ना लग रही हो तो बॉडी के साथ क्या ठीक है सेकेंड लॉ बताता है कि अगर फोर्स लग रही हो तो क्या ठीक है तो अगर हम इमेजिन करके देखें कि अगर एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी तो उस बॉडी के साथ क्या होगा इस पोजीशन पे वो जहां पे है वहीं पे रहेगी ठीक है और चलो कहते हैं थोड़ा सा तो सेकंड लॉ की नॉलेज देगी इक्वल टू है उससे हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब कि मूव भी कर सकती है कोई दिक्कत नहीं है पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर ठीक है तो हम ऐसे कह लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ठीक है इसी को उल्टा करके भी बोल देते हैं इसको उल्टा करके ये बोलते हैं कि अगर एक बॉडी को भाई रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन से हिलाना है तो क्या करना पड़ेगा सिर्फ फोर्स लगा तो बेसिकली फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन ही ये है ठीक है ना ये पुश पुल इज वेरी बिग तो फोर्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है न्यूटन के हिसाब से वो क्या है कि फोर्स कोई ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकती है या उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकती है इज दिस थिंग करेक्ट क्लियर टू एवरीवन तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम body at rest continues to remain at rest body in motion continues to remain in motion unless a net external force acts on the body एक बार बहुत ध्यान से समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दीस टू वर्ड्स नेट एंड एक्सटर्नल नेट लिखना क्यों जरूरी था अगर हम सिर्फ ये कह देते कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी वो सही होता क्यों ऐसा भी तो होता है कि दो फोर्सेस लग रही हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये नहीं कह रहा कि फोर्स ही लगा है क्या कह रहा है नेट फोर्स ये बात सबको समझ आती है अगला बढ़ाता है एक्सटर्नल उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मतलब एक्सटर्नल मतलब पार्टिकल मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं मतलब इतना ऐसे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं जैसे मान लो ये स्किट है स्किट अभी रेस्ट पे
अब अगर हम सोचें स्किड के अंदर जो भी सामान है वो भी तो स्किड के ऊपर किसी ना किसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन बनाएगा, लेकिन हमें उसके बारे में हमें क्या सोचना बाहर से, ठीक है। किट के अंदर क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं, जिसका आपने ऐसे एफपीडी बना दिया उसके अंदर क्या है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने तो इसी तरह का सामने मतलब बाहर से आपने तो ये देखना है कि उसके बाहर से बच्चों उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स, तो फॉर एग्जांपल इस केस में इस किट के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, तो अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये किट रेस्ट पे है, इसका क्या मतलब क्या हो रहा होगा, वो एमजी और नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल हो, समझ आ गया बच्चों? Once again you are not bothered about the forces जो उसके ऊपर अंदर से लगे, आपको सिर्फ कौन सी फोर्सेस देखनी है जो बाहर से, राइट। और चलो अच्छा भी हो गया क्योंकि अंदर वाली फोर्सेस का तो हमें वैसे ही बताना चाहिए है ना, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमें हमेशा बाहर से ही देखना। न्यूटन फर्स्ट लॉ को बच्चों हम एक दूसरी फॉर्म में भी पुट कर देते हैं, जैसे आप सबने बोला था एज लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। वो लॉ क्या कहता है एक्चुअली बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो ना न्यूटन ने किस तरीके से चीजें फॉर्मुलेट की, मतलब क्या है हमारे लिए, जैसे जैसे हम पढ़ते आए हैं हमें मास वर्ड ऑब्वियस लगता है ना, हम समझ लेते हैं कुछ ना कुछ की मास क्या होता है ना, ऐसे ही फोर्स भी नियरली ऑब्वियस लगता ही है, समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है। न्यूटन ने किस तरीके से इन टर्म्स को बनाया वैसे समझते हैं, ठीक है। न्यूटन ने ऐसे सोचा कि सबसे पहले हम बात करते हैं जब कोई फोर्स नहीं लगता, अभी फोर्स को भूल जाता हमें नहीं पता था, ठीक है। तो उसने कहा कि यार बॉडी के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई थिंग्स लाइक कि जो बॉडी को जहां रख दिया तो खुद से तो नहीं मूव कर रही है ना, तभी मूव करेगी अगर कुछ कुछ तो बाहर से कुछ करना पड़ेगा तब मूव करेगी, अदरवाइज बड़ी बड़ी तो मूव नहीं करेगी। फिर उसने कहा यार ये भी हो रहा है कि अगर एक बॉडी को चला दिया तो चलती भी रह रही है, अज्यूम आइडल सब कुछ आइडल, तो वो बॉडी चलती भी रह रही है उसको भी रोकना नहीं पड़ रहा, तो न्यूटन ने कहा कि यार इसका मतलब हर बॉडी की कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि वो अपनी उसी स्टेट में रहना, उसको आपने एक बार जैसा कर दिया वो वैसे ही रहना, राइट। इस प्रॉपर्टी को उसने क्या बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझो, मतलब इनर्शिया प्रॉपर्टी कब आ रही है जब आप फोर्स को कहीं पिक्चर में नहीं लेते, ठीक है। इनर्शिया प्रॉपर्टी तो ये समझा रही है बस कि भाई बॉडी को जैसा आपने जिस स्टेट में किया बॉडी उसी स्टेट में रहना, समझ आता है। इनर्शिया बच्चों किस किस टाइप का हो सकता है, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, जो कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है उसको क्या कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा, कोई बॉडी खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है ना, डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको उसमें धक्का लगाना पड़ेगा, तो तीसरा क्या हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन में जाती है जब तक आप फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो देखो आगे कि फर्स्ट लॉ जो है वो डिफाइन करता है इनर्शिया, ठीक है। जो मतलब आप आइडिया समझ रहे थे कि आप ऐसे सोचो कि जब लोगों को पता ही नहीं कि यार मास कुछ होता है और फोर्स कुछ होता है, तब अगर एक पर्सन ऑब्जर्व करके कह रहा है कि यार ऐसा तो हो रहा है कि बॉडी रुकी रह रही है या चलती रह रही है, तो उस पर्सन ने डिफाइन किया कि यार इसको इनर्शिया बोल देते हैं,
है जी। तो क्या प्रॉपर्टी है इनर्शिया, इस टाइप की प्रॉपर्टी है, क्या करती है जो मतलब इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है। अगर हम कहते हैं कि एक बॉडी के अंदर इनर्शिया है, इसका क्या मतलब है कि वो अपने उस स्टेट में ही रहना चाहता है, वो उससे नहीं हिलना चाहता। क्या बात समझ रहे? ठीक है जी। इनर्शिया कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो होता है, मतलब हम मेजर कैसे करते हैं कि किसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है, किसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है? तो in reality also, inertia of rest and mass are exactly one. हम जिस तरह पढ़ते हैं हम उसको अलग अलग बोल देते हैं ना। अगेन क्यों? हमारे को फ्रॉम आवर कॉमन सेंस ऐसा लगता है मास इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, वो तो हर बॉडी के पास होता है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है फोर्स का, राइट? लेकिन इन रियलिटी मास ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है? मास को आप कह लो इज अ सिंपल वर्ड फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या ये बात समझ आती है? इनर्शिया ऑफ मोशन जो वो भी बड़ा होगा, याद करो क्लास 9। क्लास 9 याद करो ऐसे एग्जांपल्स की। एक बुलेट को रोकना भी मुश्किल होता है और एक ट्रक को रोकना भी मुश्किल होता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन इज नथिंग बट मोमेंटम, ठीक है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो भी आपने पढ़ा, वो क्लास 11 में आता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट इज वन एंड सेम, ठीक है? हम जिस तरह पढ़ते हैं उसको अलग करके पढ़ते हैं ना, हमने मोमेंटम को सेपरेटली पढ़ लिया कि मास एंड वेलोसिटी, बट इन रियलिटी इट इज नथिंग बट इनर्शिया। ज्यादा मोमेंटम मतलब इस बॉडी में मोशन की ज्यादा टेंडेंसी है उसको रोकना। Is this thing clear to all? Yes. लिख लेते हैं inertia is of three types. ये जो inertia of direction होता है अभी आगे आएगा, it is known as moment of inertia। अगर आपको ख्याल हो ये कहीं उसमें आया था यूनिट डायमेंशन में।
निकला तो कोई कंफ्यूजन इसमें? सबको क्लियर है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आपको पता है वैसे एग्जांपल्स मोशन या रेस्ट दोनों की बॉडी। आप कार के अंदर बैठे हो, कार चली तो आप एकदम पीछे को जाते हो, क्यों? स्टॉप रेस्ट है ना, आप अपनी जगह पे रहना चाहते थे तो इसलिए आप ऐसा लग रहा है कि आगे तो आप पीछे को गए। ऐसे ही कार चल रही है, सडन ब्रेक लगी तो आप आगे हो जाते हो, क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन में हो आप। तो अब आप ये बोलो इनर्शिया ऑफ मोशन में हो या आप ये बोलो कि आपका मोमेंटम है, बस ये कोई क्लियर हो गई बात? ठीक। बच्चों अब हम आते हैं ऑन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो भाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया, उससे ये बात क्लियर हो गई कि बच्चों मान लो पता है हमें कि एक बॉडी यहाँ रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अगेन मैंने भी फोर्स की बात ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, हाँ ये बात क्लियर है? तो अगर मैं आपको एक सिचुएशन में बता दूं या आपको दिख जाए कि यार वो बॉडी को रेस्ट पे ही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, आपको पता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बोर्ड पे अलग अलग जगह से अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, बट आपको ये भी पता है कि ये बोर्ड रेस्ट पे, इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर नेट फोर्स। तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है बच्चों वो ये है कि अगर आप एक बॉडी का एफबीडी बनाते हो एंड आपको ये बात पता है कि वो बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका क्या मतलब है कि एफबीडी में आपने जितनी भी फोर्सेस दिखाई हैं उन सबका रिजल्टेंट 0। इज दिस थिंग क्लियर? तो अभी हम एक तरह से उन्हीं केसेस की बात कर रहे हैं जहां पे कोई फोर्स नहीं लगती, राइट, कि रिजल्टेंट 0। तो ऐसे मान लो हमने कोई भी, मान लो एक जनरल से एफबीडी बनाया, ठीक है, मान लो उस पे F1 F2 F3 फोर्सेस करनी है और हमें पता है कि बॉडी या रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है। मैं बार बार यूनिफॉर्म मोशन पे बच्चों एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि कई बार मिस जाता है, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि समेशन ऑफ फोर्स इज 0 और हमें ये भी पता है कि फोर्स वेक्टर है, ठीक है ना। तो जैसे अभी तक हम कैसे आए हैं, हम कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं। क्या करेंगे हम? एक्स डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का सम 0 कर देंगे एंड वाई डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का सम। इज दिस थिंग क्लियर? यस।
समझ आ रहा है सबको? Once again, जो हमारे फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस अब आएंगे आगे, उनमें क्या होगा, आपको सिचुएशन में ये गिवन होगा कि बॉडी रेस्ट एफबीडी बनाना आपको आता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे होगे, आप एफबीडी के ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्या मतलब होगा, नेट फोर्स 0। तो बेसिकली एफबीडी में आपके पास वेक्टर्स होंगे 2 4 5 जो भी, आपने क्या करना है उनका रिजल्टेंट 0। वो आप कैसे करोगे, कंपोनेंट्स लोगे, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम 0 कर दोगे, वाई में कंपोनेंट्स का सम। क्या बात समझ आ रही है? तो जैसे बच्चों मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सारे चैप्टर्स मिक्स होते हैं, वेक्टर्स तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, कंपोनेंट्स वगैरह का रोल आएगा, और ये हमारा यूज हो गया तो फोर्स वाला पार्ट है। So we start with a very simple example. मान लो ये मास n पड़ा है इसका, इस केस में फाइंड n। इसको तो कोई गलत नहीं कर सकता। हो गया सबका? यस। क्या आंसर आ गया? राइट। तो हम कैसे ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, है ना, वाई डायरेक्शन में वही साइन कन्वेंशन के साथ, n ऊपर mg नीचे उसके साथ माइनस, तो n माइनस mg इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू mg। ठीक है, तो जो प्लीज फॉलो द साइन कन्वेंशन। वैसे सोचने का तरीका ये भी हो सकता था कि आप कहते जितना n ऊपर को रखना है mg नीचे को, बट डोंट फॉलो, आगे गलती हो सकती है उससे। वही पुरानी साइन कन्वेंशन के साथ चलो कि आप तो फोर्सेस का सम 0 कर रहे हो, तो जो ऊपर को है वो प्लस, जो नीचे को है वो माइनस। ठीक है, आ गया सबको समझ? अब जैसे ये केस है, मान लो फाइंड टेंशन, डन बच्चों? क्या आ गया? इक्वल टू mg। बच्चों किसी भी स्टेप में कोई मतलब कंफ्यूजन लग रही हो क्लैरिटी में, प्लीज आस्क मी, क्योंकि आगे ऑब्वियसली आगे और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कोई भी स्टेप जो आपको लग रहा है कि कैसे आ रहा है, प्लीज इसी वजह से एफबीडी का जगह बना रहे तो उसमें अब एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया ना, कि हम फोर्सेस के सम को 0 करें। फिलहाल ये करो ट्राई।
डायरेक्शन तो हमेशा एरो से शो कर ही देनी चाहिए, क्लैरिटी रहती है। छोटी सी बात का ध्यान रखना है बस, रोज कर लोगे बस इतनी, तो आपने कई लोग अपना वीडियो कर दिया तो उसमें दिमाग से नहीं जा रहा है। देखो बच्चों, हमने कहा था कि x और y में जीरो कर दो फोर्सेस, ये तो कहीं नहीं कहा कि x को हॉरिजॉन्टल लेना और y को वर्टिकल लेना है। हम हमेशा क्या कहते हैं, x y क्या होते हैं, एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इस केस में क्या लगता है कि x y क्या लेना चाहिए, अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर होता है। ये बात को तो याद कर लो, इंक्लाइन बहुत बार आएगा इंक्लाइन में, 11th में इंक्लाइन का कोई भी क्वेश्चन कैसे करना है, हमेशा x y कैसे लेना है, पैरेलल टू इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर। नॉट दैट कि दूसरी तरह नहीं होता, उसमें भी होता, ट्राई भी करना, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगर आप इंक्लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर ले लेते हो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। ये आपका बना है बेटी, आपका n और t तो पहले ही आपके x y के अलोंग ही है, बस आप किसके कंपोनेंट्स लेने बचे, mg के। mg का ये भी मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, फिर कह रहा हूँ याद कर लो,
मतलब ये निकालना नहीं है, ये रट्टा लगाना चाहिए कि along the incline mg sin theta perpendicular to the incline mg cos theta। ठीक है, जैसे ये किया आपने, ब्लैक को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया ब्लू में, तो अब x के along फोर्सेस कैसे बैलेंस होंगे? ये आपका x है, t minus mg sin theta equal to 0, तो t आ गया आपका mg sin theta। y के along n minus mg cos theta, mg cos theta equal to 0, तो n क्या आ गया mg। सबको क्लियर हो गया है बिल्कुल? नहीं बिल्कुल नहीं, वो भी ठीक है, सिर्फ थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा कि अगर आप सोचो, मतलब एक बार समझो, अगर आप नॉर्मल एक्स वाई लोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? mg तो आपका y में आ जाएगा, लेकिन t और n दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे x और y, तो आपकी दो इक्वेशंस बनेगी t और n में, दोनों को सॉल्व करके निकलेगा, आएगा फिर ये। ठीक है बच्चों, इससे तो थॉट ही नहीं देना, इंक्लाइन का मतलब ही है कि लॉन्ग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट्स लेके सॉल्व। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन? अच्छा अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा कि पॉजिटिव x और पॉजिटिव y कहाँ लेते हो, उससे कुछ वो तो हमें फिगर से बस ये क्लियर हो जाना चाहिए कि टेंशन किस तरफ लग रही है और नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ। हाँ जी, ये समझ आ गया सबको? कोई भी डाउट? ठीक है, ये याद रहेगा ना सबको, mg बराबर sin थीटा cos थीटा। घर पे प्लीज दूसरी रन करके दिखाना है आपने मुझे, राइट? सिंपल एक्स वाई लेके देखना सॉल्व करके, यही आंसर आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मान लो आप ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और करते हैं उसमें n नेगेटिव आ गया या t नेगेटिव आ गया, उसका क्या मतलब? Direction of क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब आप कह रहे हो n नेगेटिव आ गया, मतलब अब n फुल कुछ नहीं रहा, n फुल हो गया। ठीक है, मैंने इसलिए बोला है, अगर n और t में इक्वेशंस बना के वो नेगेटिव आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ गलत किया है, चुपचाप दोबारा एफबीडी बनाओ और सारा कुछ दोबारा करो। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है काम की डायरेक्शन उल्टी है, बस कोई बात नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो हम पहले ही एफबीडी में सही बना रहे हैं, है ना, कुछ कुछ देख के। तो यहाँ पे अगर वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारी सॉल्व में। ठीक है, और ये वैसे वो मैं आगे आएगा, मैं आपको आगे लिखवाऊंगा। हो गया क्लियर सबको? अगला क्वेश्चन करें। तो ऐसे तीन थ्रेड्स लटके हुए हैं, ठीक है, अल्फा बीटा दो एंगल्स पर हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे मास एंगल तक है, ये ब्लू है, तो फाइंड टेंशन इन ईच थ्रेड।
Answer will be in terms of energy, alpha, beta.
आंसर बताओ यार आपको, आंसर बताता हूँ। ये आंसर्स हैं T1 T2 के। तो जो देखना चाहो देख लो, ये T1 T2 है और T3 तो ये है ही, ठीक है। तो अच्छा एक तो ये करना है आपने, ठीक है। जिन्होंने करा भी है, सोचना ये है कि ना आंसर्स को ना ध्यान से देखना, जब निकाल लोगे सारे आंसर्स को ऑब्जर्व करना, और फिर सोचना ये है कि कैसे एक ही स्टेप में आंसर निकालना। अभी तो आपने लंबे मेथड से किया सबने, सिंगल स्टेप में मतलब कैसे यही आंसर आ जाए ये सोचना, ठीक है। समझ आ गई बात? पहले लंबे तरीके से निकाल लो, फिर सिंगल स्टेप में सोचना है कि क्या करें। Get all? Okay. तो आपका होमवर्क है बच्चों 013A का ए पार्ट।
ठीक है, आपका हो जाएगा। ऑलराइट,